चलिए जी, स्वागत है सबका हमारी क्लास में। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। होप सो सारे लोग बढ़िया हैं, मजे में हैं, अच्छे हैं। आइए स्टार्ट करेंगे क्लास को अपन, ठीक है। हाँ जी बच्चों, आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग सेक्शन नंबर 43 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 43 अपन पढ़ेंगे, ठीक है। 43 से 48 तक अपने को करनी है, क्योंकि सेक्शन 49 से 55 तक अपन कर चुके हैं। तो जो स्टार्टिंग की सेक्शंस अपन ने नहीं पढ़ी थी वो अपने को पढ़नी है भाई। ये तो आइए जी बच्चों, तो सेक्शन नंबर दोस्तों अपन स्टार्ट कर रहे हैं 43 से। पेज नंबर है 4.3 पे, शेयर कैपिटल टाइप्स, ठीक है। सेक्शन नंबर 43। तो दोस्तों सबसे पहले शेयर कैपिटल के टाइप्स पढ़ने से पहले अपने को डेफिनेशन पढ़नी है शेयर की, कि आखिर शेयर क्या होता है और स्टॉक क्या होता है, ठीक है। तो आइए ये डेफिनेशन अपन पढ़ रहे हैं, शेयर और स्टॉक किसको बोलते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में कहीं पर भी शेयर वर्ड लिखा हुआ जाए तो शेयर का मतलब होगा शेयर कैपिटल वाला शेयर, ठीक है। शेयर कैपिटल वाला जो शेयर है उसी को कंपनीज एक्ट में शेयर कहा जाएगा। और शेयर के अंदर स्टॉक भी इंक्लूड होगा दोस्तों, एंड इंक्लूड्स स्टॉक। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ शेयर का मतलब है शेयर कैपिटल में जो शेयर होता है वो शेयर है, और उसमें स्टॉक भी इंक्लूड होगा। तो अब मुद्दा ये उठता है कि आखिर स्टॉक क्या होता है। देखिए स्टॉक क्या होता है, मान लीजिए एक बंदे के पास में कंपनी के 1000 शेयर हैं, ठीक है, और उस पर्सन की एक शेयर की फेस वैल्यू है 50 रुपए। तो जितने भी शेयर्स हैं उन सबको इकट्ठा कर दें अपन, मिला दें, तो उनकी जो एग्रीगेट वैल्यू होती है, जैसे मान लो 1000 शेयर को 50 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक बंदे के पास जितने शेयर्स हैं उसको कई बार शेयर होल्डर कंपनी को रिक्वेस्ट करता है, तो उसके सारे शेयर कैंसिल करके जितने भी शेयर्स उसके पास थे उसकी जो टोटल वैल्यू है उसका एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है 50,000 रुपए का। उसको स्टॉक कहा जाता है। होप सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। जनरली ये क्यों होता है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि कंपनी के शेयर जो होते हैं, जैसे मान लो एमआरएफ कंपनी है, उसका एक शेयर है 90,000 80,000 रुपए का है, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो एक बंदे के पास में 10 शेयर हैं, 10 शेयर है यानी 8 लाख रुपए की कैपिटल है उसकी कंपनी के पास। अब वो अपनी 1 लाख रुपए की कैपिटल बेचना चाहता है, तो या तो 80,000 रुपए का एक ही शेयर बिकेगा या 1,60,000 के 2 शेयर बिकेंगे। तो इसके लिए आपने कई बार अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि जो उसके टोटल शेयर्स होते हैं उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके अपन जो है वो उसको एक उतने रुपए का स्टॉक इशू कर देते हैं। तो ठीक है, उस स्टॉक में से कितना भी रुपए वो क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि शेयर होल्डर को दिक्कत हो रही है शेयर बेचने से रिलेटेड। विनायक शर्मा क्या पूछ रहे हो भाई, वैल्यू निकालने के लिए फेस वैल्यू यूज होगी क्या? अरे जो फेस वैल्यू है उसकी फेस वैल्यू के बराबर का स्टॉक इशू हो जाएगा, जो शेयर की मार्केट वैल्यू है वो स्टॉक की मार्केट वैल्यू हो जाएगी, बस, ठीक है। तो अब एक बार डिस्टर्ब मत करो, देखो बीच में पढ़ाते समय मेरे को। तो 8 लाख रुपीस के अपन क्या करेंगे, 8 लाख रुपीस के उसको अपन जो है वो स्टॉक दे देंगे, उसमें से वो तू चाहे 10,000 बेच दे चाहे 5,000 रुपए बेच दे। इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिचुएशन के लिए अपन स्टॉक इशू करते हैं। तो एक बंदे के पास में जितने भी शेयर्स हैं उन शेयर्स की जो टोटल वैल्यू होती है उसको स्टॉक कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। देखो शेयर का मतलब है शेयर कैपिटल वाला शेयर, और उसमें स्टॉक भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। अब दोस्तों एक काम करो, मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो, आप ये एग्जाम्पल पढ़ लो, और ये जो नीचे यहां तक जो दिया हुआ है ना अपने इस 4.3 पे, वो पूरा एक बार आप पढ़ के बताओ, आपको समझ में आ जाएगा। केवल रीड करना है, एग्जाम में मेरे को नहीं लगता कुछ आएगा, क्योंकि लॉ का पार्ट नहीं है। लॉ में तो 284 बस शेयर की डेफिनेशन है वो याद करनी है, बाकी चीजें आपको सिर्फ रीड करनी है नॉलेज के लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टॉक क्या होता है।
एक बार फटाफट पढ़ के मुझे जल्दी से ओके करो ये सारी चीजें, ठीक है। समझ गए आप बात? चलिए यहां तक डन है। आओ अब अगला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, ये रहा शेयर कैपिटल के टाइप्स पढ़ रहे हैं डियर। तो देखो शेयर कैपिटल जो है वो आप ये जो टाइप्स दिए हुए हैं ये चैप्टर 8 में भी थे आपके और फाउंडेशन में भी थे पूरे, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, देखो 4.4 और 4.5 पे ये डीवीआर इशू करने की कंडीशन से पहले के जो टॉपिक है वो इंटरमीडिएट के हिसाब से फर्जी पॉइंट है। इतने सिंपल टॉपिक एग्जाम में आपको इंटर में नहीं आएंगे, फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप चाहे घर पे भी चाहे रहने देना, क्योंकि आपको वैसे ही ये चीजें पता है। देखो कंपनी की क्या होती है दोस्तों, दो तरह की शेयर कैपिटल होती है, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, ठीक है। अब जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसकी आप डेफिनेशन नीचे दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है जो शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती वही इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है, तो जिसके होल्डर्स को दो प्रेफरेंस मिलते हैं, एक तो जब डिविडेंड का पेमेंट होता है तो उनको बाकी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, और दूसरा जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ गिविंग द रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको पेमेंट होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, एक तो डिविडेंड के पेमेंट में और दूसरा जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो कैपिटल के रीपेमेंट में। और इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है दोस्तों वो भी आपकी दो तरह की होती है, एक तो होती है विद वोटिंग राइट्स, याद करो फाउंडेशन में था प्लेन वनीला शेयर अपन इनको बोलते हैं, प्लेन वनीला, और एक होते हैं आपके कौन से डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डीवीआर वाले। ये नीचे डिटेल में पढ़ेंगे, डीवीआर इंपॉर्टेंट है डिटेल में, बाकी कुछ चीजें काम की नहीं है। ये टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल है, इंटरमीडिएट में कोई नहीं पूछेगा आपसे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है जिसमें प्रेफरेंशियल राइट होता है, वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा मिलेगा, और इक्विटी शेयर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके प्लेन वनीला यानी सेम वोटिंग राइट्स वाले, और एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल वोटिंग राइट्स और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स ये होते हैं, इक्विटी शेयर्स वो होती है जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होती है जिसको दो राइट्स मिलते हैं, ठीक है। बार बार उसी को घुमा रहा है, कोई काम की चीज नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्या इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेना आप, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। हाँ जी बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। हालांकि आप फाउंडेशन में भी थोड़ा सा झलक थी, बस इसकी ट्रेलर था, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। अब देखो इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स क्या होते हैं दोस्तों, आपके जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके प्लेन वनीला। प्लेन वनीला का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो जो इक्विटी शेयर्स हैं
वो बिल्कुल नॉर्मल इक्विटी शेयर है, उसके शेयर होल्डर्स के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको सेम राइट्स मिलेंगे, प्लेन वनीला। और दूसरे होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स, डीवीआर जिनको अपन बोलते हैं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स में क्या होता है दोस्तों कि इसके जो होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग और डिविडेंड के रिस्पेक्ट में डिफरेंट राइट्स मिलते हैं, बाकी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में इनको थोड़ा डिफरेंट राइट मिलते हैं, उसको हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स बोलते हैं। कैसे, ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे मान लो एक कंपनी है और एक कंपनी में टोटल जो शेयर कैपिटल है वो दोस्तों कितने रुपए की है, वो 5 लाख सपोज करो 500 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल है। कंपनी के जो प्रमोटर्स और डायरेक्टर है उनके पास 300 मान लीजिए 300 करोड़ की कैपिटल है, और जो आम जनता है उनके पास 200 करोड़ की कैपिटल है। तो प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर कंट्रोल द कंपनी बिकॉज दे आर होल्डिंग 60% शेयर कैपिटल इन द कंपनी, दे हैव 60% वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। ठीक है, अब कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है एंड कंपनी वांट्स टू इशू 100 करोड़ शेयर कैपिटल मोर टू द पब्लिक। ठीक है, तो अब या मान लो 200 करोड़ रुपए की कैपिटल कंपनी और चाहती है। यदि 200 करोड़ रुपए की कैपिटल अब प्रमोटर्स डायरेक्टर के पास जो भी पैसा था वो सारा कंपनी में लगा दिया, यदि 200 करोड़ की कैपिटल पब्लिक में इशू कर देंगे तो अब पब्लिक के पास में 400 करोड़ की शेयर कैपिटल हो जाएगी। प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स का जो कंट्रोल है वो कंपनी पे डाइल्यूट हो जाएगा। तो प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि कैसे भी करके हम फंडिंग्स अरेंज कर लें और हमारा कंपनी पे कंट्रोल जो है वो भी डाइल्यूट नहीं हो। तो कंपनी देखो इन 200 करोड़ रुपए की जब शेयर कैपिटल इशू करेगी तो उस समय ये बोल देती है कि भाई देखो आपको जो वोटिंग राइट्स है वो केवल आपको 25% वोटिंग राइट्स मिलेंगे। 25% का मतलब क्या हुआ कि आपको 4 मतलब जनरली एक शेयर पे एक वोटिंग राइट होता है, आपको 4 के बदले 1 या 25% मिलेंगे। तो मतलब शेयर कैपिटल 200 करोड़ की है लेकिन वोटिंग राइट्स 25 करोड़ रुपए के बराबर ही मिलेंगे। तो देखो जनता के पास एक तरह से 225 करोड़ रुपए की कैपिटल के वोटिंग राइट्स हुए और प्रमोटर के पास अभी भी 300 करोड़ रुपए की कैपिटल के वोटिंग राइट्स हैं। तो अब आप बोलोगे सर जनता ऐसे शेयर लेगी क्यों जिसमें वोटिंग राइट्स कम है। देखो जनता को हम ये बोलते हैं कि भाई जब भी हम डिविडेंड देंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब भी डिविडेंड देंगे तो नॉर्मल के बजाय तुमको 2% डिविडेंड ज्यादा देंगे। तो आपके मेरे जैसा शेयर होल्डर उसको पता है यार कि भाई देखो ऐसा है, वैसे भी अपने वोट करने से कुछ होगा नहीं, एजीएम में अपन वैसे भी नहीं जाएंगे, अपने तो जब लोगों को डिविडेंड मिलेगा उससे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा अपने को डिविडेंड। ठीक है, तो इसलिए लोग हाँ कर देते हैं। तो देखो फंडिंग भी अरेंज हो गई 200 करोड़ की और कंपनी पे जो कंट्रोल है एक तरह से वो भी प्रमोटर्स डायरेक्टर्स का है, जनता का कंट्रोल नहीं रहा। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू करती है। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू करने के लिए कई सारी कंडीशंस अपने को सेटिस्फाई करनी होती है, उन्हीं कंडीशंस पे अपने को देखो दोस्तों चर्चा करनी है। यहां से वो कंडीशन स्टार्ट हो रही है 4.6 से। ठीक है, कि क्या क्या कंडीशन डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू करने के लिए कंपनी को करनी पड़ेगी। सबसे पहले है कि डीवीआर इशू करने का जो राइट है वो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए। मतलब कंपनी का जो एओए है उसमें ये लिखा हुआ होना चाहिए कि कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है। यदि कंपनी के एओए में ये लिखा हुआ है कि कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है तभी कंपनी डीवीआर इशू कर पाएगी, अदरवाइज कंपनी डीवीआर इशू नहीं कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि यदि आप क्या करना चाह रहे हैं, डीवीआर इशू करना चाह रहे हैं तो आपको जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसमें एसआर नहीं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आपको पास कराना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रख लेना जो आपको मैंने सेक्शन 117 में भी पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 7 में, कि यदि आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू करते हो तो जो आप ओआर पास करवाओगे वो पोस्टल बैलेट के जरिए कराओगे, मीटिंग नहीं होगी। 117 में याद करो अपन ने बहुत सारे पढ़े थे, वहां पे लिखा हुआ है इन मैटर्स पे पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग होती है, तो वहां पे एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला भी आया था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इसमें ये लिखा हुआ है कि जो डीवीआर है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले जो शेयर इशू करने के बाद में डीवीआर वालों का जो वोटिंग पावर है, ध्यान से सुनिएगा, वोटिंग पावर जो है किसका बेटा,
टोटल वोटिंग पावर का 74% से ज्यादा वोटिंग पावर इक्विटी डिफरेंशियल इक्विटी शेयर वालों के पास नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, मान लीजिए कंपनी में टोटल 100 करोड़ रुपए के वोटिंग पावर्स हैं, तो डीवीआर के होल्डर के पास 74 करोड़ रुपीस के ही वोटिंग पावर हो सकते हैं। कोई भी कंपनी डीवीआर होल्डर्स के पास में कंपनी में 74% से ज्यादा वोटिंग पावर, ऐसा नहीं हो सकता। तो जितने भी वोटिंग पावर है, आप तीसरे पॉइंट को ये मानना, जितने भी टोटल कंपनी में वोटिंग पावर है उसका 74% से ज्यादा डीवीआर के होल्डर्स के पास नहीं हो सकता। मैक्सिमम 74% वोटिंग पावर ही डीवीआर होल्डर्स के पास हो सकता है। होप सो गाइज आपको ये बात समझ में आ गई है। डी पॉइंट डियर ओमिटेड हो चुका है। ओमिटेड का मतलब ये है कि अब वो अप्लीकेबल नहीं है, हट चुका है। पहले हुआ करता था कि पिछले 3 साल में डिविडेंड देने का कंसिस्टेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। नाउ दिस पॉइंट इज ओमिटेड, अब वो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, और कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी? तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जिस साल में आप डीवीआर इशू कर रहे हो उसके पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपने आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं की हुई होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग आज क्या कर रहे हैं, डीवीआर इशू कर रहे हैं, तो आज के जो भी इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर है, उन तीनों फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने आरओसी के पास प्रॉपर फाइल किए हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं उनके फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट हमने पिछले 3 साल में की है तो हमको डीवीआर इशू नहीं करने दिया जाएगा। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों ये है कि कंपनी में किसी भी तरह का कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किससे रिलेटेड? शेयर होल्डर के डिविडेंड के पेमेंट से रिलेटेड, डिपॉजिट्स के रीपेमेंट से रिलेटेड, और प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन से रिलेटेड, डिबेंचर के रिडम्पशन से रिलेटेड, डिपॉजिट और डिबेंचर के ऊपर दिए जाने वाले इंटरेस्ट से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड किसी भी तरह का प्रेजेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिबेंचर, डिपॉजिट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के रिडम्पशन, उनके ऊपर दिए जाने वाले इंटरेस्ट और डिविडेंड से रिलेटेड डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसे जो एक तरह से जो आपकी लाइबिलिटी है वही पे नहीं हो रही है, तो आप मेंबर्स को क्या ज्यादा डिविडेंड देके निहाल कर दोगे। समझ गए आप बात? इसलिए लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग इन चीजों से रिलेटेड डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और ध्यान रखना, और किन किन चीजों से रिलेटेड डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई एक दो बातें तो रिपीट कर रखी है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर दिए जाने वाले डिविडेंड, उसके रीपेमेंट, और किसी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से अपन ने कोई लोन लिया है तो उसके रीपेमेंट, उसके ऊपर दिए जाने वाले इंटरेस्ट, और कोई भी स्टैट्यूटरीज पेमेंट है जो किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉइज से रिलेटेड है। एम्प्लॉइज से रिलेटेड स्टैट्यूटरी पेमेंट क्या होता है? बोनस, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, हाँ, इन सब के पेमेंट से रिलेटेड। और दोस्तों कंपनी को अपन ने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है, बहुत सारा अमाउंट आईईपीएफ में ट्रांसफर करना होता है, तो वो अमाउंट आपने टाइम पे आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया हुआ होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी कोई डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के रीपेमेंट, डिवेंचर के रीपेमेंट, और आपके जो ये डिपॉजिट्स के रीपेमेंट, डिपॉजिट और डिबेंचर के ऊपर दिए जाने वाले इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाले डिविडेंड, उसके अलावा आपके एम्प्लॉइज से रिलेटेड कोई भी स्टैट्यूटरीज ड्यूज है, ठीक है, कोई भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उसके ऊपर दिए जाने वाले लोन के रीपेमेंट और उसके ऊपर दिए जाने वाले इंटरेस्ट, उसके अलावा आईईपीएफ में अमाउंट ट्रांसफर करने से रिलेटेड कोई भी डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखना, यदि आपने डिफॉल्ट कर दी ना ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड, तो उस डिफॉल्ट को सही किए हुए 5 साल भी खत्म हो जाने चाहिए। यानी इन चीजों से रिलेटेड प्रेजेंट में तो कोई डिफॉल्ट होनी नहीं चाहिए, और डिफॉल्ट हो भी गई तो डिफॉल्ट जिस टाइम आपने सही की है उसके 5 साल तक भी आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें देखो आगे लिखा हुआ है, पिछले 3 साल में कंपनी पर किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल ने आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, ध्यान से सुनना, आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, एससीआरए एक्ट, देखो ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, और फेमा, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, इन एक्ट और इनके तहत बनाए गए रूल्स के तहत किसी भी तरह कोई भी पेनल्टी कंपनी पर नहीं आनी चाहिए। यानी पिछले 3 साल में किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल ने कंपनी को सेबी, फेमा,
SCRA, ठीक है, इन सारे जो भी एक्ट है हमारे और उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनमें से किसी भी एक भी एक्ट या रूल्स के तहत कोई पेनल्टी कंपनी पे नहीं लगी हुई होनी चाहिए। ये कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हो तो आपको डीवीआर इशू करने दिया जा सकता है। तो डीवीआर कब कब इशू करने दिया जाएगा? सबसे पहले एओए में कंपनी अथोराइज होनी चाहिए, जनरल मीटिंग में ओआर पास करेंगे, और ये जो आप डीवीआर इशू कर रहे हो इसका रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के जरिए होता है, मीटिंग नहीं होती है। टोटल जो भी वोटिंग पावर्स होंगे कंपनी में, उस वोटिंग पावर का मैक्सिमम 74% डीवीआर होल्डर के पास हो सकता है। इतनी भी डीवीआर इशू मत कर दो ताकि उसके होल्डर्स को 74% से ज्यादा वोटिंग पावर मिल जाए। उसके अलावा कंपनी ने पिछले 3 साल में एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में किसी तरह की कोई डिफॉल्ट नहीं की हुई होनी चाहिए। उसके अलावा ये जो भी रीपेमेंट थे अपन ने पढ़ा है, इनके इंटरेस्ट और इनके रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट हुआ है तो डिफॉल्ट सही किए हुए भी 5 साल हो जाने चाहिए। पिछले 3 साल में कोई पेनल्टी नहीं आनी चाहिए। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। ये जो भी 43 पढ़ा है इसमें एक तो शेयर की डेफिनेशन याद कर लेना, शेयर क्या होता है, स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ जाना, और डीवीआर इशू करने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। ये 2 बार थ्योरी में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको याद कर जाना कि भाई डीवीआर इशू करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब ये जो नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए ना, ये एमसीक्यू या केस स्टडी के लिए याद कर लेना, क्योंकि हर पॉइंट अलग है, इन पे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। दोस्तों एक बात बताओ, यदि आप डीवीआर इशू करने के लिए मेंबर से कंसेंट ले रहे हो तो इसका मतलब डीवीआर इशू करना तो कोई ऑर्डिनरी बिजनेस है नहीं, वो तो स्पेशल बिजनेस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप मेंबर्स को नोटिस दोगे घर बैठे कि आप वोट कर दो, उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लगाना पड़ेगा। तो उस केस में दोस्तों बताओ क्या होगा, आपको इसमें यही लिखा हुआ है कि डीवीआर से रिलेटेड मेंबर से अप्रूवल आप लोगे तो जो भी नोटिस है, ठीक है, उस नोटिस के साथ में आपको क्या लगाना, देखो एक इसमें लिखा हुआ नोटिस ऑफ मीटिंग और पोस्टल बैलेट। वैसे मैं बता दूं, यदि कंपनी लिस्टेड है तो तभी पोस्टल बैलेट के जरिए रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। यदि लिस्टेड नहीं है तो ये जो डीवीआर इशू करने का जो रिजोल्यूशन है वो जीएम में भी अपन पास करा सकते हैं। तो ठीक है, जीएम हो रही है तो जनरल मीटिंग का नोटिस, और मान लो लिस्टेड कंपनी है तो जीएम करनी नहीं है, आपको पोस्टल बैलेट से लेना है। तो पोस्टल बैलेट के नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाएंगे, जिसमें अपन बताओ क्या करेंगे, वेरियस मैटर्स लाइक पर्टिकुलर ऑफ इशू इंक्लूडिंग इट्स साइज, डिटेल ऑफ डिफरेंशियल राइट्स एटसेट्रा, कि कितना कैपिटल इशू कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, डिफरेंशियल राइट्स की आपको दूसरों के कंपैरिजन में कितना डिफरेंस है आप में, ये सारी चीजें अपने को एक्सप्लेन करनी पड़ती है। आपको पहले भी बताया था, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सब कुछ अपने को बताना पड़ेगा। अच्छा, अगला पॉइंट देखो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल कैरिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। दोस्तों मान लो एक कंपनी ने प्लेन वनीला इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, तो क्या वो बाद में कभी फ्यूचर में प्लेन वनीला को डीवीआर में कन्वर्ट कर सकती है? आंसर इज नो। डीवीआर कभी भी, यदि मान लो प्लेन वनीला शेयर, वंस यू हैव इशूड प्लेन वनीला शेयर्स देन यू कैन नॉट कन्वर्ट प्लेन वनीला शेयर्स इनटू डीवीआर और वाइस वर्सा। यानी डीवीआर कंपनी की तरफ से ही इश्यू अलॉट होने चाहिए। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल को आप डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते और रिवर्स भी नहीं हो सकता। कंपनी ने एक बार डीवीआर इशू कर दिए तो कंपनी उसको प्लेन वनीला में भी कन्वर्ट नहीं कर सकती है। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल कैरिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट। दोस्तों बोर्ड रिपोर्ट अपन ने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 9 में, सेक्शन नंबर 134। तो डियर, जिस ईयर में आपने डीवीआर इशू किए हैं उस ईयर की जो बोर्ड रिपोर्ट होगी, उस ईयर की बोर्ड रिपोर्ट में डीवीआर को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डीवीआर से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है। तो ध्यान रखना, द बोर्ड रिपोर्ट इंटर एलिया, साथ साथ जो भी जिस साल में आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में डीवीआर इशू किए उस फाइनेंशियल ईयर की बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड डीवीआर हमने इशू किए उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर देगा। अगला है राइट टू द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। तो दोस्तों जो आपके डीवीआर होल्डर्स हैं, ठीक है, डीवीआर होल्डर्स हैं, उनको सेम राइट्स मिलेंगे जो राइट्स नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स को होते हैं। हाँ,
जहां पे डिफरेंस है वोटिंग डिविडेंड में, जो बात पहले हो गई वो तो रहेगा, उसके अलावा जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट्स मिलते हैं, सेम राइट्स आपके डीवीआर के होल्डर्स को मिलेंगे। समझ गए? तो इसमें लिखा हुआ है होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट शैल एंजॉय ऑल द राइट्स सच एज, उनके भी होल्डर्स को बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ये सारे शेयर्स लेने का राइट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगला लास्ट पॉइंट है पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर्स टू बी मेंटेन्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो दोस्तों सेक्शन 88 में ये मैंने आपको पढ़ा ही था कि डीवीआर जो होल्डर्स होते हैं उनका रिकॉर्ड भी जो मेंबर्स का रजिस्टर रखते हैं ना अपन 88, उस मेंबर्स के रजिस्टर में डीवीआर होल्डर्स की भी एंट्री की जाती है, क्योंकि दे आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो जो डीवीआर होल्डर्स होते हैं उनका रिकॉर्ड भी कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में रखा जाता है। सो दिस इज सेक्शन नंबर 43 जो हमारी खत्म हो चुकी है। 44 एंड 45 नॉट इन सिलेबस, वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है। तो आप एक काम करो, 43 में कोई डाउट है तो फटाफट बताओ, फिर मैं 46 पर आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है। हाँ जी बच्चों। फुल क्लियर, नो डाउट। चलिए जी, ठीक है, आओ अब देखो 46। ये 46 डेफिनेशन मेरे को थोड़ी बहुत बोरिंग सी लगती है, देख लेते हैं क्या प्रैक्टिकली इस सेक्शन का रिलेवेंस है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट लिस्टेड में तो बंद ही हो गए ना अब। ठीक है। तो ये डीवीआर सी पॉइंट का रीजन क्या, 75% वाला, बस जो मतलब डीवीआर, आप खुद सोचो डीवीआर के जो होल्डर्स हैं उनके पास 74% से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए। इसका लॉजिक एक तरह से ये है कि ऐसे तो प्रमोटर्स डायरेक्टर, फिर तो मतलब तुम उनके पास, डीवीआर होल्डर्स के पास वैसे ही वोटिंग राइट कम होते हैं, तो उनके पास 74% से भी ज्यादा हो गए। इसका मतलब प्रमोटर डायरेक्टर तो मनमानी कर रहे हैं, थोड़ी सी कैपिटल लगा ली और जो भी कैपिटल है वो जनता से ले रखी है और उनके वोटिंग राइट दबा दिए, तो गलत है ना वो चीज। इसलिए बोला एक रीजनेबल हद तक ही, मतलब ठीक है आपको हम अलाउ करेंगे, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर तो इसका मतलब 74% से भी ज्यादा उनके पास वोटिंग पावर है, तो सारा पैसा ही उन्होंने लगा रखा है। ठीक है। चलें आगे। अगला पॉइंट देखो, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट, शेयर सर्टिफिकेट इज प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ टाइटल। ठीक है। हर पॉइंट अपने आप में सेपरेट है इस पूरी सेक्शन में। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, सबसे पहले शेयर सर्टिफिकेट जो है कोई भी कंपनी इशू करती है, वो कंपनी जो है वो अपनी कॉमन सील के तहत कोई शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। ठीक है। कोई भी कंपनी यदि शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी तो वो कंपनी जो है वो कॉमन सील जो होगी, उस कॉमन सील के तहत एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। ठीक है। चलिए, मतलब कोई, वैसे तो अनलिस्टेड में ही और प्राइवेट में ही होते हैं आजकल, ये कॉमन सील लगा देगी और लोगों को शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे, और जो भी शेयर सर्टिफिकेट होगा उस शेयर सर्टिफिकेट पे कंपनी के 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। ठीक है। कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, और यदि कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा, और जिसके पास में भी शेयर सर्टिफिकेट है प्राइमा फेसिया माना जाएगा कि वो बंदा कंपनी का शेयर होल्डर है। ठीक है। पहला पॉइंट, मतलब अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेबल रह गया है
कि वहां अनलिस्टेड भी हम नहीं, वो भी नहीं कर सकती। तो प्राइवेट के लिए रह गया एक तरह से कि भाई आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनी किसी को भी शेयर सर्टिफिकेट दे तो शेयर सर्टिफिकेट पे कॉमन सील लगा देंगे। कॉमन सील लगाने के बाद में 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, और यदि सीएस है कंपनी में तो एक डायरेक्टर और एक सीएस साइन कर देगा। अगला है इश्यू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। दोस्तों यदि मान लो किसी भी बंदे का, किसी भी शेयर होल्डर का शेयर सर्टिफिकेट गुम जाए या डिस्ट्रॉय हो गया या डीफेस्ड, टॉर्न मतलब डीफेज मतलब वो अक्षर मिट गए, फट गया, कट गया, गुम हो गया, तो ठीक है, मतलब उसको नया शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे। यदि लॉस्ट और डिस्ट्रॉय हो गया तब तो ठीक है, वो सर्टिफिकेट है ही नहीं। यदि वो फट गया, डिफेस हो गया, तो पुराने वाला वो कंपनी को सरेंडर कर दे और नया कंपनी इशू कर सकती है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि भाई किसी का टॉर्न हो गया, डिफेस हो गया, तो पुराने वाला सरेंडर करके नया ले ले, लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो सिंपल एप्लीकेशन देके नया शेयर सर्टिफिकेट ले सकता है। होप सो गाइज ये पॉइंट समझ में आ गया है। अच्छा, उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है मैनर ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये पॉइंट आप उड़ा देना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, किस तरह से शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू किया जाएगा, उससे रिलेटेड प्रोविजंस वो हैं जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। प्रिस्क्राइब हो चुके हैं, नीचे रूल्स में आएंगे तो वहीं पे कवर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है कंफ्यूज होगे। अगला है शेयर हेल्ड इन डिपॉजिटरी फॉर्म। अब देखो आज के टाइम पे तो यदि मान लो क्या होते हैं, आपके पास जो शेयर, आपके शेयर्स जो होते हैं वो डिपॉजिटरी के पास होते हैं, तो डिपॉजिटरी के पास में यदि आपके शेयर्स हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आप उन वो प्राइमा फेसी एविडेंस है, प्राइमा फेसी एविडेंस है कि जो बंदा है वो उन शेयर्स का मालिक है। ठीक है, मतलब ठीक है, डिपॉजिटरी के पास है तो शेयर सर्टिफिकेट है नहीं, डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में जिसका नाम आ गया, जैसे सीडीएसएल एनएसडीएल के रिकॉर्ड में किसी कंपनी के इतने शेयर्स मेरे या आपके नाम पे हैं, तो ठीक है, हम ऑनर माने जाएंगे। चलो जी, उसके बाद में अगला पॉइंट है पनिशमेंट फॉर इशूइंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। इसमें लिखा हुआ है कि यदि मान लो, हाँ जी, पनिशमेंट फॉर इशूइंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स विद इंटेंट टू डिफ्रॉड। विद इंटेंट टू डिफ्रॉड का मतलब देखो क्या है, विद इंटेंट टू डिफ्रॉड का मतलब यह है कि यदि मान लो किसी भी कंपनी ने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट क्या कर दिया, इशू कर दिया, इस इंटेंट के साथ में, डिफ्रॉड करने वाले इंटेंट के साथ। डिफ्रॉड कैसे, मतलब क्या होता है, कंपनी को पैसों की जरूरत है तो कंपनी बताओ क्या करती है, जैसे कई लोग होता है ना, जमीन का पट्टा, एक ही जमीन का पट्टा 5 लोगों को दे दिया, अब पता ही नहीं कौन मालिक है, तो वैसे ही एक ही शेयर कई लोगों में बांट दिए, डुप्लीकेट दे दिए, पैसे ले लिए, शेयर कैपिटल है 100 करोड़ की, मार्केट में लोगों को 200 करोड़ आपने ले लिए, 100 करोड़ फर्जीवाड़े में इशू किया, जबकि बुक्स में 100 करोड़ है ही नहीं, डायरेक्टर पैसा लेके फरार हो गए। तो यदि कोई कंपनी इस तरह के काम करेगी डिफ्रॉड करने के इरादे से, तो भयंकर पेनल्टी लगेगी। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जितने रुपए के फर्जी शेयर आपने इशू किए उसका कम से कम फेस वैल्यू का 5 गुना की आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। जो मैक्सिमम जो है उस जो फर्जी शेयर इशू किए हैं उसकी फेस वैल्यू का 10 टाइम्स और 10 करोड़ रुपए विच एवर इज हायर हो सकता है। ठीक है, विच एवर इज हायर हो सकता है। समझ गया बात? इसका मतलब देखो क्या है कि जो भी आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, जो भी आप एक शेयर्स इशू कर रहे हैं, यदि फर्जीवाड़े में आपने कोई भी शेयर इशू किए, तो फर्जीवाड़े में कोई भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो उस शेयर की जो फेस वैल्यू है उसका कम से कम 5 गुने की पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी मैक्सिमम जो भी शेयर्स की फेस वैल्यू है उसका 10 गुना हो सकती है, या फिर दूसरा है 10 करोड़ रुपए विच एवर इज हायर लगेगी, और जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर है जो ऐसा कर रहा है उस पर 447 की पेनल्टी लगेगी। समझ गए होंगे यहां तक बात मेरे हिसाब से? ठीक है, चलो उसके बाद में क्या लिखा हुआ है। अब यदि देखो ये पॉइंट अपन ने पढ़ ही लिया था, यदि आप फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हो वो तो प्राइवेट कंपनी में ही होता है आजकल, वो डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड होने चाहिए। डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड का मतलब हर शेयर का यूनिक नंबर होता है, तो ठीक है, हर शेयर का एक यूनिक नंबर होना चाहिए, डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड होने चाहिए।
ठीक है। उसके बाद में इशूड अंडर कॉमन सील ऑफ कंपनी, इशूड अंडर कॉमन सील ऑफ कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ इशूड अंडर कॉमन सील ऑफ कंपनी? कि भाई ठीक है, वो तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था ना कि जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दोगे इस पे या तो सील लगा दो, या 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में अगला पॉइंट देखो इसमें ये है, हाँ ये अगला पॉइंट ये सारी रिक्वायरमेंट डीमेटेरियलाइज्ड वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि वहां पे न तो आप शेयर सर्टिफिकेट दोगे ना कुछ और करोगे। डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, इसको कट कर दो, इसके आगे लिख दो ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर 3। दोस्तों याद करो, मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया था कि अब कोई भी लिस्टेड कंपनी जो है वो अपने शेयर्स डीमेट के अलावा फिजिकल में इश्यू नहीं कर सकती, और उसके शेयर होल्डर्स को भी अपने शेयर किस में रखने पड़ेंगे, किस में रखने पड़ते हैं, डीमेट में। और याद करो, अनलिस्टेड है उसके होल्डर को भी अपने शेयर अब डीमेट में रखने पड़ेंगे। दो केस है, या तो वो उस कंपनी के शेयर ट्रांसफर करना चाहे या उसी कंपनी के शेयर वो सब्सक्राइब करना चाहे। याद आ गया क्या? ये पढ़ाए थे ना आपको चैप्टर 3 में, वहां पे ये वैसे तो वो वहां से आपको ध्यान रखना है। हाँ, सेक्शन 29 में, हाँ समझ गए। बस इतना ध्यान रखना, और कुछ मत पढ़ना इसमें। और ये नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ लो आप, कि अपने भारत, ये नॉलेज के लिए बता रखा है देखो इंस्टीट्यूट में। वैसे जो मैंने अभी तक पढ़ा है उतना पढ़ लेना बस, इसमें और कुछ नहीं है। 2 डिपॉजिटरी हैं अपने इंडिया में, CDSL और NSDL, जिनके साथ वेरियस डीपी का मतलब ब्रोकर होता है, तो वेरियस जो डीपी हैं वो अटैच्ड हैं, उन्हीं के जरिए सब कुछ काम होता है। तो ये वैसे नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बाकी मेरे हिसाब से तो देखो कोई काम का है नहीं। और ठीक है, और ये भी आ गया कि फर्जीवाड़ा करते हो शेयर्स के केस में, तो ये पेनल्टी वो ऑलरेडी देख ही चुके हैं, ठीक है। तो जितना आपको ऊपर पढ़ाया है बस उतना ही है इसमें एक्चुअली, बाकी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। तो 46 अपनी हो चुकी है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो एक बार बताएं। हाँ जी बच्चों, नहीं है? चलिए, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं अपन, अगली क्लास अपन ठीक 10 बजे स्टार्ट करेंगे। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय सबको।